अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज की अहम खबरें जो हैं, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा है हिंदुस्तान का, जहां वो एससीओ समिट के लिए गए हुए थे। वहां पर उन्होंने एक बहुत ही वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया कि अब अगर मुज़ाकरात होने हैं हिंदुस्तान के साथ तो उसकी जिम्मेदारी ओनस जो है वो इंडिया पर है कि वो किस तरह से इस मामले को आगे लेकर चलेगा। क्या इंडिया वाकई सीरियस है पीस के बारे में? ये सवाल है एक बहुत बड़ा, और हम उसके ऊपर बात भी करेंगे। मुर्तज़ा सोलंकी साहब वहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी उनका कमेंट लेंगे। और इधर पाकिस्तान की में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वहीं घूम रही है, अदालतों, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इन तमाम मामलात पर। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब को 10 मई को तलब कर लिया इस्लामाबाद की कोर्ट ने तोशा खाना केस में उन पे फर्द जुर्म आयद करने के लिए। और जो सेनेट में आज एक कानून पास हुआ है, सुओ मोटो जो केसेस होते हैं उनकी अपील के लिए। बहुत अपोजिशन ने वहाँ पे अपोज भी किया, लेकिन वो बिल जो है वो पास हो गया। और जो नेशनल असेंबली है वो उन्होंने उसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये कहा कि जो जज साहिब हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, उनके असासों की इंक्वायरी जो है वो करेंगे। उधर और सुप्रीम कोर्ट में आज हेयरिंग भी हुई, जो इलेक्शंस वाला केस है, और उसके ऊपर मुज़ाकरात की बात हुई। और वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, अगरचे के वहाँ पे मौक़िफ़ ये था कि मुज़ाकरात फेल हो गए हैं पीटीआई का, लेकिन ये कि कोर्ट जो है वो उन्होंने कहा है कि वो फारिग नहीं बैठेंगे, आइडल नहीं बैठेंगे अगर मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं होंगे। बहरहाल इन तमाम अमूर के ऊपर गुफ्तगू होगी। आपको कुछ मालूमात और कुछ तबसरा दोनों हम मुहैया करेंगे अगले चंद मिनट्स में। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम, जो कि वहाँ पे आज कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे। बैरिस्टर अवैस बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, और इसार राना साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इनसे भी हम तबसरा लेंगे आज की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं अदालतों में, पार्लियामान में, उसके हवाले से। तो सबसे पहले तो इमरान, आप हमें बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की जो आज की कार्रवाई हुई, जरा उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी। सबसे पहले तो रज़ा साहब, आपके प्रोग्राम के लिए मैंने आज अपनी मौजूदगी जो है इसे सुप्रीम कोर्ट में ही रखा है। आप मेरे अक्ल में जी। देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये वही गेट है जहां पर लोग आ रहे होते हैं, लोग जा रहे होते हैं। तो आज भी ये जो दरवाजा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए मरकज़ निगाह बना हुआ था। आज की अदालती कार्रवाई का रज़ा साहब खुलासा ये है कि आज की अदालती कार्रवाई में जज साहबान ने पैगाम दिए हैं हुकूमत को। वो पैगाम क्या थे, उन पैगाम पर भी आएंगे, लेकिन उन तमाम पैगामों का जवाब जो है वफाक के वजीर खारजा साद रफीक साहब जो है कमरा अदालत में ठहर के जज साहबान को 3 रुकनी बेंच को देकर गए हैं। पहला पैगाम तो अदालत ने यह कहा कि मुज़ाकरात का हमने कहा नहीं, मुज़ाकरात का अगर कोई नतीजा निकल आता है तो फाबिहाल, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो बंदियाल साहब, वैसे तो हमारे साथी दोस्त कह रहे थे कि ये चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी सिंगल बेंच था, क्योंकि सारी अदालती कार्रवाई में सिर्फ उमर बंदियाल साहब बोलते रहे, वो रिमार्क्स देते रहे, वो ऑब्जर्वेशन देते रहे। बाकी के दोनों जज साहबान आज भी खिलाफे मामूल, दोनों जज साहबान इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है मुकम्मल तौर पे खामोश रहे। हालांकि इस किस्म के केसेस में खास तौर पे जब पीटीआई के वकला सामने दलाइल दे रहे हों और दोनों जज साहबान उस बेंच में मौजूद हों, तो ऐसा हमने कभी देखा नहीं कि जज साहबान कोई सवाल ना करें, जज साहबान कोई रिमार्क्स ना दें। तो दोनों जज साहबान आज भी दूसरी समात में मुकम्मल तौर पे खामोश रहे। चीफ साहब ने मैसेज ये दिया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर हमारा 14 मई का फैसला तो मौजूद है, वो फैसला हम लेके बैठे हैं, अदालती तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, उस फैसले को हम कंप्लाई विद कराएंगे, उस फैसले पर अमल दरामद कराएंगे। जो हमारे पास अख्तियार है उसको फिलहाल हम इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस पर ख्वाजा आसिफ साहब को जब रोस्टम पे आने का मौका मिला, उन्होंने आके कहा कि ये जो आपका फैसला है, अगर आप 14 मई के फैसले के ऊपर पंजाब में इलेक्शन करवाते हैं, इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा, इस इलेक्शन के नताइज को कोई सियासी जमात तस्लीम नहीं करेगी, मासवाए उस सियासी जमात को जो ये इलेक्शन जीतेगी। और अगर आपने इलेक्शन करवाया तो फिर इस सूरत में जो छोटे सूबे हैं उनको हम क्या पैगाम देंगे। पहले ये एक इंप्रेशन पाया जाता है कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान की सियासत पर, इस्लामाबाद पर डोमिनेट करता है, गालिब होता है। तो पंजाब का इलेक्शन करवा देंगे तो फिर दोनों सूबों को हम क्या पैगाम देंगे। 1970 में भी ऐसा हुआ था। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा
کہ ایک تو ٹکڑوں میں الیکشن ہوا, قومی اسمبلی کا علیحدہ الیکشن ہوا, صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوا, لیکن ان الیکشن کے نتائج کو کسی نے نہیں مانا. تو الیکشن کے نتائج نہ ماننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا. پھر چیف صاحب نے کہا کہ ماضی کا ہمیں حوالہ دیا جاتا ہے, پارلیمنٹ کی تقریروں کا غالباً انہوں نے نام تو نہیں لیا, لیکن اشارہ چیف صاحب اسی طرف کر رہے تھے کہ ہمیں ماضی کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا جاتا ہے, ماضی کے قصوں کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ماضی میں آئین کو توڑا گیا لیکن اسی سپریم کورٹ نے راستہ فراہم کیا. چیف صاحب نے کہا کہ ہم تو اب آئین پر عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں, ہمارا فیصلہ ہے, سیاسی فیصلے سیاسی لوگوں نے کرنے ہیں, لیکن آئین کا تحفظ کرنا اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا ہمارا اختیار ہے. اس پر خواجہ سعد رفیق صاحب نے عدالت کو یہ جواب دیا کہ ہم نے ضیاء کا معاشلہ بھی دیکھا ہے, ہم نے مشرف کا معاشلہ بھی فیس کیا ہے, اور ہم نے نقاب پوش جو معاشلہ تھا آخری جو عمران خان صاحب کے دور حکومت کا تھا, انہوں نے عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا لیکن ان کی حکومت کے دور کو نقاب پوش معاشلہ کا نام دیا. اور جب یہ الفاظ سعد رفیق صاحب نے ادا کیے تو دو ججز جو کہ دائیں بائیں بیٹھے تھے بندیال صاحب کے, وہ تو اپنی اسی پوزیشن میں اسی باڈی لینگویج کے ساتھ بیٹھے رہے, لیکن چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب یہ بات سن کے مسکرا دیے. اور پھر خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک اور سوال کا جواب بھی دیا کہ یہ جو ہمارے ساتھ, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی 2017 سے زیادتی ہوتی آ رہی ہے اور میں بھی اس کا ایک وکٹم ہوں. اسی عدالت میں ٹھہر کے ہم نے یہ سنا تھا جب ثاقب نثار صاحب نے سامنے والی رو میں بیٹھے ہوئے سعد رفیق صاحب کو کہا تھا کہ وہ لوہے کا چنا کدھر ہے, تو سعد رفیق صاحب جو ہیں 2018 میں کرسی پہ کھڑے ہو گئے تھے لوہے کا چنا مخاطب کرنے کے اوپر کہ مجھے پکارا جا رہا ہے. آج اسی خواجہ سعد رفیق کی باتوں کو, حالانکہ سیاسی باتیں تھیں لیکن عدالت ان کی سیاسی باتوں کو سراہ رہی تھی, اور عدالت نے کہا کہ آپ بڑے اچھے پوائنٹ اٹھا رہے ہیں, باقی لوگوں نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں وہ تو اتنے ویلڈ نہیں لگتے, لیکن آپ کے سیاسی جو پوائنٹ ہیں اس میں وزن لگتا ہے. کاش جو اٹارنی جنرل ہے آپ کے ان سیاسی باتوں کو اگر قانونی رنگ دے دیں, قانونی شکل دے دیں, تحریری طور پہ ہمارے سامنے آ جائیں تو اس کا ہم جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں. آخری بات, سعد رفیق نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لے لیں, یہ جو ہم نے اگر نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کی آپ از خود نوٹس بھی لے سکتے ہیں. تو چیف صاحب نے کہا کہ از خود نوٹس لینا ہم نے ترک کر دی ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ کہاں آپ نے ترک کی ہیں, یہ الیکشن پنجاب اور کے پی کے معاملے کے اوپر آپ نے ہی از خود نوٹس لیا ہے, اگر آپ از خود نوٹس نہیں لینا چاہتے تو ملک کی وحدانیت کے لیے آپ اس نقطے پہ غور کر لیں. تو جو آج پیغام انڈر دا لائن جو ہے وہ بینچ سے آیا تھا, اس تمام پیغامات کا جواب جو ہے سعد رفیق صاحب جو بینچ میں ٹھہر کے دے کے گئے ہیں. اچھا, شکریہ عمران. میں آپ کے ساتھ دوبارہ میں اب آتا ہوں آپ کی طرف, لیکن اسعاد رانا صاحب ویلکم اور تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ بتائیے کہ آج یہ الیکشن تو 14 مئی کورٹ اس کا تاریخ دے چکی ہے اور آج 5 مئی ہو گیا ہے. اب یہ 11 دن باقی ہیں, 10 دن باقی ہیں اگر دیکھا جائے تو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھی کورٹ جو ہے وہ اس 14 مئی والی جو تاریخ ہے کچھ اس کے اوپر لچک دکھا رہی ہے یا ابھی بھی قائم ہے اسی کے اوپر؟ ذرا آپ کی کیا رائے؟ آپ نے سونی عمران نے جو آج کی کاروائی پوری بیان کی. دیکھیں رضا بھائی, بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس شو میں انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا بات کرنے کا. میرے لیے یہ ویسے بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ میں نیا دور میں آپ سے بات کروں, تو اس سے پہلے میں آپ کو سب دیکھتا رہا ہوں. آج مجھے الحمدللہ لائیو آپ کو دیکھنے اور بات کرنے کا موقع بھی ملا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کا جو کمبل ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن کا کمبل ہے نا, اب وہ سپریم کورٹ چھوڑنا چاہتی ہے لیکن الیکشن کا کمبل سپریم کورٹ کو نہیں چھوڑ رہا اور وہ انہیں کوئی رستہ نہیں مل رہا. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سانو کوئی رستہ دے دیو, سانو جو کڈو. تو اب وہ بیچارے نکل نہیں پا رہے. اور حکومت کی اور مسلم لیگ نون کی جو اسٹریٹجی ہے, وہ خاص کر کے میڈیا اسٹریٹجی اور پارلیمنٹ کی اسٹریٹجی, وہ کسی حد تک کام کرتی نظر آ رہی ہے. اور سپریم کورٹ ڈیفینسو ہوئی ہے. سپریم کورٹ کا جو ایگریسو ایٹیٹیوڈ تھا وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئے ہیں. 2 جج تو بالکل میوٹ ہو گئے ہیں, ان کا تو بٹن ہی میوٹ ہو گیا ہے, اور صرف جو ہے چیف جسٹس صاحب وہ اس کے اوپر رد عمل دے رہے ہیں. اور میں تو بہت پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں رضا بھائی کہ مجھے تو اس سال الیکشن ہوتے ہی نظر نہیں آتے. آپ اکتوبر کی بات کر رہے ہیں, مجھے اس سال ہی الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی آپ یہ دیکھ لیں کہ میں سمپل بات کرتا ہوں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور فیئر الیکشن ہوتے ہیں
تو عمران خان کے اکثریت کو کوئی نہیں روک سکتا. میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, میں پاکستان کے حالات کو بہت اچھی طرح دیکھتا ہوں, جانتا ہوں, اور اگر عمران خان کو ہی لانا ہے تو پھر عمران خان کو بھیجے کیوں گیا تھا؟ سمپل سا کوشچن ہے کہ اگر عمران خان کو ہی دو تہائی اکثریت دے کے سر پہ بٹھانا ہے اور بقول سعد رفیق کے وہ ہمیں زندہ گاڑ دے گا, تو اسے زندہ گاڑنے کا سرٹیفکیٹ دینا ہے, تو پھر اس کو 10 اپریل کو ہٹایا کیوں تھا؟ ویری سمپل کوشچن. سو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی الیکشن ہوں گے جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی. اور لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان نااہل ہو اور وہ ان کو گرفتاری ہو, اور پھر وہ نواز شریف ایک پلڑے میں آ جائیں, اور اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ آئے. اسلام آباد میں ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کی بھی یہ بہت پرانا خواب ہے ہمارے مچانوں پہ بیٹھے دوستوں کا, کہ ایک ہم ہر دفعہ کو ٹیکنوکریٹ حکومت لے کے آئیں اور وہ یوں کریں اور یوں کریں. ماضی میں بھی یہ تجربے ہوتے رہے, تو ٹیکنوکریٹ حکومت لا کے 1.5 سال نکالنے کا منصوبہ ہے. نواز شریف صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو, کیونکہ پاکستانی قوم کی یادداشت اور مسانہ دونوں بہت کمزور ہے, تو 1.5 سال کے بعد ڈیفینیٹلی چیزیں بہت فیزل آؤٹ ہو جائیں گی, اور عمران خان کو بھی ذرا پاپولیرٹی نیچے آ جائے گی, تب انتخابات 24 میں جا کے ممکن ہو سکیں گے. سرے 10 میری صاف جو کیلکولیشن ہے وہی کہتی ہے کہ اکتوبر میں بھی انتخابات ممکن نہیں. اوہو, یہ تو بہت بڑی آپ نے بات کر دی ہے جناب. یہ تو اس کے اوپر ذرا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں, لیکن آپ نے جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے, اور آج جو سینٹ نے یہ قانون پاس کیا سو موٹو کیسز میں اپیل کا, بیرسٹر اویس بابر, یہ قانون جو ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ ویسے تو یہ بات اچھی ہے کہ اپیل کا رائٹ ہونا چاہیے, لیکن کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہوگی کہ یہ شاید نواز شریف صاحب کو پرسن اسپیسیفک کا قانون تشکیل دیا جا رہا ہے, تاکہ نواز شریف کی واپسی وہ جو نااہلی ہے یا تو وہ ختم ہو, یا پھر یہ جیسے ابھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ نون لیگ کی خواہش ہے کہ جی عمران خان بھی نااہل ہو جس طرح نواز شریف ہوا تھا. یہ عجیب ریونج کی, انتقام منتقم جو مزاجی جو ہے ہمارے سیاست دانوں کی, یہ بھی پتہ نہیں کب ختم ہوگی. تو اس کے لا کے بارے میں تھوڑا بتائیے, پھر ہم توشہ خانہ والے ریفرنس کی بات کرتے ہیں جہاں پہ پلڑا جو ہے وہ بیلنس کرنے والی جو چیز ہو سکتی ہے. جی بیرسٹر اویس. جو کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی, تو یہ وہی والا سین ہے. ہزاروں خواہشیں پی ٹی آئی کی ہیں, ہزاروں خواہشیں پی ایم ایل این کی ہیں. جہاں تک بات ہے کہ بھئی اس لا کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو نااہلی ختم کی جائے, میرا نہیں خیال. بہت ساری اور چیزیں ہوئی ہیں سو موٹو سے, اور نواز شریف مطلب ہے ود ریسپیکٹ وہ اپنی اننگز کافی حد تک کھیل چکے ہیں. ہی وانٹس ٹو پٹ فارورڈ مریم ناؤ, تو وہ اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے کہ میں اہل رہوں یا نہ اہل ہو رہا ہوں. یہ کوئی اتنی بیسک وجہ نہیں ہے, لیکن چونکہ سو موٹو کو ہر چیف جسٹس اپنے حساب سے استعمال کرتا ہے, اس سے صرف پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں پورے کنٹری میں امپیکٹ ہوتا ہے اس کا, اور اب وہ امپیکٹ جا کے ان کو فیل ہونا سٹارٹ ہوا ہے. فار ایگزامپل انہوں نے سوچا تھا کہ بھئی یہ عمران خان اسمبلی توڑ دے, یہ کیا کر لے گا ہمارا, تو اب تک جو تھوڑی بہت ریزسٹنس ان کو فیس کرنی پڑی وہ کورٹ سے ہی فیس کرنی پڑی ہے. تو وہ جو ان کے ذہن میں آ گیا کہ چلو ہم لاہور ہائی کورٹ میں لیگلی ایک کیس کو لڑیں, وہ تو الگ, لیکن ایک چیف جسٹس الگ طریقے سے ایک ایکسپریس سروسز پرووائڈ کرنا کسی پرٹیکولر انڈیویجول کو یا کسی پرٹیکولر پارٹی کو فار نو اپیرنٹ ریزن, فار نو ریزن واٹس ایور, یہ چیز جو ہے تو اس چیز کو بہت زیادہ ڈیمیج کی ہے اس نے. تو آخر میں تنگ آ کے, اور چونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف ہے, پی ٹی آئی دوسری طرف ہے, اور ٹیبلز مائٹ ٹرن اینی ٹائم, کل کو سچویشن اپوزٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ خیال کرنا کہ صرف نواز شریف کے لیے نہیں, مینی ادر ریزنز. ٹھیک, تو بیرسٹر اویس, یہ رانا صاحب نے کہا کہ الیکشن ایک کمبل بن گیا ہے, سپریم کورٹ تو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ کمبل نہیں چھوڑتا. بالکل صحیح کہا ہے جی, ہاں, بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے. تو اب کیا وے آؤٹ ہو سکتی ہے اس کے لیے ایسی کہ سپریم کورٹ کی بھی کچھ عزت رہ جائے اور دیکھیں جی, ہو جائے؟ پرہیپس سپریم کورٹ یہ ہوپ کر رہی ہے کہ عمران خان اور گورنمنٹ کسی ایک ڈیٹ پہ اکٹھے ہو جائیں, چاہے وہ 30 اگست ہے, چاہے وہ 30 ستمبر ہے, چاہے وہ 8 اگست ہے. نارملی پروسیڈنگز میں, عام کیسز میں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے, فائنل آرگومنٹس پہ ڈیسیژن دینے سے پہلے جج ایک موقع دے دیتے ہیں دونوں پارٹیز کو, اور ایک کنسنٹ آرڈر پر کورٹ کر دیتی ہے کہ بھئی دونوں پارٹیز نے آپس میں یہ ان چیزوں پہ ایگری کی ہے,
तो जब तक ये इन पे एग्री हैं ये केस बंद, कल को कोई उसको ब्रीच करता है तो दोबारा वो केस खुल जाता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट वाकई जान छुड़ाना चाह रही है, लग ऐसे ही रहा है, क्योंकि रोजाना पेशी हो रही है, डायलॉग्स हो रहे हैं, रिमार्क्स पास हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ कन्वर्सेशन हो रहा है, लेकिन अभी तक वो आयरन मैन नहीं आया। अच्छा, तो आयरन मैन नहीं आया। इमरान, ये आज सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात हुई कि 4-3 वाले फैसले का, उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये 4-3 के फैसले की बात करते हैं लोग तकरीरों में और टॉक शोज में, लेकिन रिव्यू तो फाइल नहीं किया। नजर सानी की जो दरखास्त है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अहम सवाल था, वो हुकूमती वकला जो हैं, अटॉर्नी जनरल, उन्होंने वो अभी तक रिव्यू नहीं फाइल किया। आप इमरान, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, सॉरी जी। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है रिव्यू ना फाइल करने के हवाले से कि हम तो उस 3 रुकनी बेंच के फैसले को मानते नहीं, हम तो 4-3 के फैसले को मानते हैं, तो लिहाजा हम तो नजर-ए-सानी दरखास्त नहीं दायर करेंगे। और नजर-ए-सानी दायर करने का मतलब ये होगा कि आप उस 3 रुकनी बेंच के फैसले को मान रहे हैं। मेरी जो इंटरेक्शन हुई हुकूमत के कुछ लीगल माइंड के साथ, मैंने उनसे कहा भी नजर-ए-सानी की दरखास्त इस बुनियाद पे नहीं दायर की जाती है कि आप फैसला मान रहे हैं इसलिए इस नजर-ए-सानी की दरखास्त लेके आए हैं। नजर-ए-सानी का मकसद ये होता है कि आप उस पहले वाले फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये आपकी, मैंने कहा, कोई नई लॉजिक है, ये मैंने आपसे सुनी है। नजर-ए-सानी दायर करने का मतलब ये होता है कि आप उस फैसले पे रिव्यू चाहते हैं कि वो फैसला जो आपने दिया है वो आईनी और कानूनी तौर पे सस्टेन उसको नहीं रखा जा सकता। अब ये जो आपने कंबल की बात की, राणा साहब ने भी कंबल की बात की, तो आज की अदालती कार्रवाई से भी बज़ाहिर ऐसा लगा है, क्योंकि जो चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए कि देखिए हम यहाँ पे बैठ के किस तरह की बात कर रहे हैं और वहां से हमें किस तरह का पैगाम आता है, तो ये भी एक रास्ता निकालने की बात की जा रही थी। अब रास्ता जो है वो ज़ाहिर सी बात है, एक तो इस तरीके से निकल सकता है कि तमाम जो सियासी जमातें अब लगता है कि दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगी, क्योंकि आज हुकूमत का जो जवाब था वो यही था कि हमारी तरफ से मुज़ाकरात का प्रोसेस जो है वो रिज्यूम करने के लिए हम रेडी हैं, हम तैयार हैं। बल्कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने तो ये कहा कि ये आप इसको ये नहीं कह सकते कि मुज़ाकरात में कोई ब्रेकअप आया, बल्कि आप ये कह सकते हैं दोनों फरीकैन थोड़े थोड़े पीछे हटे हैं और दोबारा ये टेबल पे आके बैठ जाएंगे। लेकिन हो ये रहा है कि मुज़ाकरात का नतीजा इसलिए नहीं निकल रहा। आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि 14 मई से पहले आप असेंबलियां तहलील करा दें। अब ये 14 मई की डेट कहां से आई है? 14 मई की डेट तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आड़ ले रही है, सपोर्ट ले रही है, इस पर आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। लेकिन जो वजह नजर आ रही है मुज़ाकरात के कामयाब ना होने की, वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि यहाँ पर अम्ब्रेला जो है, जो छतरी हो, वो पाकिस्तान अपना सुप्रीम कोर्ट की हो, उसके नीचे, उस अदालती फैसले के नीचे हम कोई अपनी मर्जी की जो है वो डेट जो है वो हुकूमत से लेने में कामयाब हो जाए। लेकिन हुकूमत के अपने टारगेट्स हैं। हुकूमत ये चाहती है कि कोई 2 शख्सियात चली जाएं, उसके बाद हम इलेक्शन के प्रोसेस में जाएं। वैसे राणा साहब तो कह रहे थे इलेक्शन हमें होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर तो एक ब्लॉकेज, एक इम्पास नजर आ रहा है। लेकिन मुझे जो चीज नजर आ रही है कि अगर ये इलेक्शन नहीं कराएंगे और जस्टिस कादिर फाइसा आ गए तो फिर जो हुकूमत के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल हो गई इलेक्शन ना करवाना। जस्टिस कादिर फाइसा साहब जो हैं वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि जज साहबान एक नई विंडो खोल के एक नया ऑप्शन दे रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करके कोई तारीख लेके आ जाए, लेकिन वहां पे तारीख नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, एक और बात भी है। अब आर्टिकल 63A का केस भी हमने सुनने को मिला है आज अदालत में। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि आर्टिकल 63A वाला आप केस लगा लें, नजरसानी की दरखास्त पड़ी है। अब वो जो पहले दरखास्तें आई थी कि पंजाब की असेंबली बहाल कर दें, केपीके की असेंबली बहाल कर दें, वो दरखास्तें एतराज लगा के वापस कर दी गई हैं। लेकिन चीफ साहब ने कहा कि हमें, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि 63A वाला रिव्यू लगा ले। वो रिव्यू भी हम लगाने जा रहे हैं। तो वो अगर रिव्यू भी लग जाए, उससे भी कोई ना कोई रास्ता एक निकल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ पंजाब की असेंबली की हद तक होगा। जी राणा साहब, ये कानूनी मुश्तगाफियां एक तरफ, आपने जो पहले बात कही है मैं उसी को जरा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आपने बड़ी माने खेज बात की है और मैं समझता हूँ, मेरी भी जाती राय अगरचे कि मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ इलेक्शन होने चाहिए, इमरान खान आता है तो आए, ये जमहूरियत है, इसमें क्या तरीकाकार है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि हालात उधर ही जा रहे हैं। लेकिन कोई आप ये बताएं कि इससे तो मुल्क में जो है कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर ये इलेक्शन आगे होते हैं, फर्ज कीजिए 6 महीने या साल, तो इमरान खान ने तो कहा वो सड़कों पर, फिर उसने लॉन्ग मार्च वगैरह का ऐलान किया है, फिर जलसे जुलूस होते रहेंगे, लॉन्ग मार्चेस होते हैं, पकड़ धकड़ और जेलों में। तो ये तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये चीज ठीक नहीं होगी कि इस मुल्क में कोई स्टेबिलिटी ना आ सके, क्योंकि पिछले 1 साल से, एग्जैक्टली 1 साल 1 महीना हो गया है, पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम नाम की चीज नहीं है, ना सियासी ना माशी।
اور جو حال ہو رہا ہے IMF کا وہ لون نہیں ملا, حکومت کی نالائکیاں, PDM حکومت جو ہے وہ نہیں گورن کر پا رہی, یہ لگ رہا ہے تمام تر سپورٹ کے باوجود. تو تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. اور پھر دوسرا یہ بھی بتائیے کہ جو پنجاب کی اور KP کی اسمبلیاں بحال کرنے کا جو فارمولا تھا جسٹس اطہر من اللہ کا, انہوں نے اپنی ججمنٹ میں لکھا, اب قابل عمل ہے یا یہ سے تو وہ اور پھڈا ودے گا؟ دیکھیں دو چیزیں. ایک تو یہ کہ جو ابھی ہمارے دوست بات کر رہے تھے نا کہ نواز شریف کی جو نااہلیت ہے اسے ختم کرانا, اس وقت نون لیگ کا یہ مسئلہ نہیں ہے, ان کا مسئلہ عمران کو نااہل کراتے ہیں, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ مریم اور بلاول کے درمیان, اور PTI ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی, اور ڈیفینیٹلی مائنس عمران خان PTI کی کوئی مطلب نہیں. یہی ہمارا المیہ ہے مشرق کے جو ممالک ہیں ان کی سیاست کا اور جمہوری پارٹی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دلچسپ چیز میں, کیونکہ دو یہاں پہ قانون دان موجود ہیں, آپ سمجھ لیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ عمر بندیات صاحب کے پیروں میں زنجیریں باندھ رہی ہے, یہ آنے والے چیف جسٹس کے لیے باندھ رہی ہے جو ان سے بھی زیادہ پیڑے. ٹھیک ہے نا, ہم یہ سمجھ دیکھیں یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہ رانا صاحب کو, کہ قاضی فیصل صاحب چاہتے ہیں کہ یہ اختیار ریگولیٹ ہو, ان کے اپنے فیصلے موجود ہیں کہ آرٹیکل 184 کے اختیار کو ریگولیٹ کریں, ان کے فیصلے موجود ہیں. چلیں رانا صاحب کو بات ختم کریں. نہیں, میں جو عرض کر رہا ہوں نا وہ ٹھیک ہے, یہ تو آپ صرف ایک پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں, سو موٹو ایکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں. وہ اوور آل جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں اس میں چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کیا جا رہا ہے, اور یہ عمر بندیال صاحب کے تو 3-4 مہینے رہ گئے ٹوٹل, 2 مہینے بعد وہ ویسے فیئر ویل میں چلے جائیں گے. تو آنے والا جو چیف جسٹس ہے یہ تو ساری اس کے لیے قدغن لگ رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو میرا پوائنٹ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, وہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہی یہ ہے کہ صدر صاحب اور چیف جسٹس ستمبر تک چلے جائیں گے, اس کے بعد نیا صدر اور نیا چیف جسٹس آئے گا, اور یہ حکومت جو اب موجودہ آئین کو نہیں مان رہی اور چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو نہیں مان رہی, تب تو یہ بہت زیادہ تگڑی ہو جائے گی. اب وہ اس بات سے انکاری ہے کہ ہم نہیں مانتے سپریم کورٹ کو, اور ہماری نظر میں سپریم کورٹ وہ ہے جو ہمارے مرضی کے ججز پر مشتمل ہو, اور ہماری نظر میں سپریم کورٹ وہ ہے جو ہمارے چوائس کے جج جو ہے نا وہ فیصلہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لکیر آپ نے کھینچ دی ہے مسلم لیگ نون نے, یہ اگلے 3-4 دہائیاں رضا صاحب نہیں مٹائی جا سکے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ آ گئے تو PTI انہیں اب آسانی سے تسلیم کر لے گی؟ کیا وہ یہ والا رویہ اپنائے گی نہیں جو انہوں نے اپنایا ہے؟ بالکل. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ آپ نے اداروں کا بیڑا گرک کر دیا. بلومبرگ کی رپورٹ پڑھیں, ہم سری لنکا جو دیوالیہ ہو گیا اس سے بھی نیچے جا چکے. ٹھیک ہے, بلومبرگ کہتا ہے کہ اور آنے والے 2 مہینے میں مزید 20% مہنگائی بڑھے گی, جو ہم 75 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی میں گزر رہے ہیں. میں یہاں پاکستان میں موجود ہوں, 20 کلو کا آٹا 2600 روپے کا ہے. رضا بھائی ایک روٹی جو ہے وہ 18 سے 20 روپے کی ہے, ایک نان 25 سے 30 روپے کا ہے. اب ذرا مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی جس کی تنخواہ 20,000 یہ 25,000 ہے, یہ 30,000 ہے, اور اس کے گھر کے 5 لوگ ہیں, 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو 5 دونی 10, اور اگر 2 دفعہ کھاتے ہیں تو 10 دونا 20, تو یہ تو 700-800 روپے کی تو روٹیاں ہی کھا جاتے ہیں دن میں. تو کیسے زندگی گزر ہوگی؟ انفارچونیٹلی میرا تھیسس یہ ہے, یہ خطرناک بھی ہے مجھے لیکن میں کہنے سے باز نہیں آتا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ نادیدہ قوتیں دانستہ پاکستان کے حالات اس سطح پہ بگاڑنا چاہتی ہیں جہاں سے معاملات پھر کسی اور کے کنٹرول میں آ جائیں, اور ہماری بہت ساری چیزیں جو دنیا کو کھٹکتی ہیں ان کے لیے رسائی آسان ہو جائے. جس طرح سے ہم نے پولیٹیکل سیٹ اپ کو تباہ کیا, عمران خان کو اگر آپ نہ ہٹاتے تو اس کی تو ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں تھا. عمران خان کا عالم تو یہ ہو گیا تھا کہ لوگ کہتے تھے ہم آزاد لڑیں گے PTI کے, آپ نے اسے ہٹا کے پاپولرٹی کے عروج پہ پہنچایا, آپ نے اداروں کا بیڑا گرک کیا, آپ نے انفلیشن اس سطح پہ لے گئے کہ عام آدمی بھوکا مرے. اسحاق ڈار کو ہم 4 سال وہ ایبسکونڈر رہا, اور اس کے بعد وزیر اعظم کے طیارے میں وہ فرار ہوا ملک سے, اور وزیر اعظم کے طیارے کے اندر واپس آ کے وہ وزیر خزانہ بن گیا, اور عدالتوں نے اسے سلوٹ کیا, اور اس کے بعد وہ آخر میں آ کے اس نے ٹیپیکل میراثیوں کی طرح انہوں نے کہا تینو لیوے مولا, وہ جو ڈالر شالر کے خواب تھے وہ کہتے جی اللہ نے پاکستان بنایا ہے, وہ اللہ ہی سنبھالے گا. تو بھائی آپ کس چیز کے لیے آئے تھے یہاں پہ اگر اللہ نہیں سنبھال رہے؟
اور اللہ نے सब कुछ करना है। तो मैं रजा साहब ये समझता हूँ, मैं अपनी यहाँ पे बात को वो कर रहा हूँ वाइंड अप, कि पाकिस्तान को दानिस्ता ऐसे हालात में धकेला जा रहा है, धकेला गया है, जहाँ पे आके हमारे बहुत सारे मामला जो है हमारे हाथ में नहीं रहेंगे। IMF $1.5 अरब दे भी देता, फर्ज करें, तो क्या हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्या हमारी इकोनॉमी पैरों पे खड़ी हो जाएगी? क्या हम जो है वो कर्जों के और सूद की अदायगी के दलदल से बाहर निकल आएंगे? क्या हमारी मईशत संभल जाएगी? अहमकों का टोला हमारे सर पे बैठ गया आके, जिन्हें ना इकोनॉमी का पता है ना कुछ। वो आप 1 मिनट और लूंगा कि एक बंदा बैठा था, वहां से गाड़ी वाला गुजरा, आगे छप्पड़ था, तो उसने कहा कि भाई ये गाड़ी निकल जाएगी, उन्होंने कहा निकल जाएगी, वो बीच में गई, गाड़ी डूब गई, वो आके उसने कहा मेरी तो गाड़ी डूब गई, कहता उन्हें बतख लंगी सी होते लंग गई सी। तो ऐसे जो क्या कहते हैं मिस्त्री टाइप वजीर खजाना है, ठीक है, चाहत अली खान टाइप लोग जिन्होंने मालाएं आइन की गले में डाली हुई है और माहौल भी वो बनाया हुआ है, ठीक है ना, और इन्हें कख नहीं पता, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और अब आइन का बेड़ा गर्क कर दिया। आइन को इन्होंने साबित कर दिया आम आदमी की नजर में कि इसकी कोई औकात नहीं, जो ताकतवर है वो जो चाहे आइन को कान से पकड़ के जहां मर्जी मरोड़ सकता है। बहुत राणा साहब, आपने जो एक बात की, और ये मैं बात इस खच्चे का मैंने अपने लिखा भी है यही, कि ये प्रेसिडेंट बड़ा गलत है। कल को कोई गवर्नमेंट होगी, वो कहेगी हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करो। जी इमरान, सॉरी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपकी तरफ बस मैं 2 पॉइंट छोटे से कह के मुख्तसर से, पहले तो राणा साहब जो है ना, मैं इनको 7 बजे समा पे सुनता हूं, तो आज समझ लें कि आपके प्रोग्राम में मैंने राणा साहब को सुन लिया। ये जो मौजूदा जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है ना, इससे हुकूमत बचने के लिए जो आड़ ले रही है ना, वो 4-3 और 3-2 के फैसले के ले रही है, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस के इख्तलाफात के आड़ को भी, उसके तकसीम को भी जवाज बना के उस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो ये एक उन्होंने सुप्रीम जवाब कोर्ट के तराशा जजों हुआ के है। इख्तलाफात के ऊपर जो खेल रही है ना गवर्नमेंट, उनको वहीं से तो वो मिली है ना। लेकिन बात ये है रजा साहब, बात ये है कि जब जस्टिस काजी फाइज आएंगे तो फिर ये आड़ भी इनके लिए नहीं रहेगी, फिर इनके लिए इलेक्शन को टालना, कोई जवाज तराशना इनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। मैं ये बात कर रहा था। और दूसरा, ये जो आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है, ये मेरे ख्याल से तो 3 जजेस की बजाय 17 जजेस को बैठ के डिसाइड करना चाहिए सो मोटो किस मामले पे लेना है, किस मामले पे सो मोटो नहीं लेना, और बजाय इसके कि पार्लियामान इसके ऊपर कानून साजी करे। आखिरी 3 महीने अगर चीफ साहब के रह गए हैं तो वो फुल कोर्ट बुला के, बजाय इसके कि वहां से कोई कानून बन के आए, आप खुद बैठ के जो है इसके ऊपर रूल्स को अमेंड कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी इमरान, आपकी बात सुन ली मैं। बैरिस्टर अवैस बाबर, ये थोड़ा सा आप भी इसके ऊपर अब ये बता दीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तलाफात की जो बात हो रही थी कि इसको बहाना बना के हुकूमत ने जो अपनी हिकमत अमली बनाई है, ये कोई पायदार, कोई कानूनी हिकमत नहीं है, ये तो ड्रामेबाजी है। देखें, आपके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, आप कौन सी पायदार हिकमत अमली लाएंगे? और जो जिस वजह से PMLN या PDM इस हिकमत अमली पे चल रही है, उसकी वजह ये है कि ये फैसला एज इन इटसेल्फ बड़ा कमजोर है। इसमें देखें ना, एक इशू निकल आया है कि जी 4-3 का फैसला है या 3-0 का फैसला है, तो ये या 3-2 का फैसला है, तो एक इशू तो बन गया ना। फिर आपको मैंने पिछले एक प्रोग्राम में बताया था कि ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। आपने 9 मेंबर बेंच बना दिया, चलें बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था, वो अलग बात है, आपने बना दिया। 9 में से 2 जजेस चले गए, आप उनको रिप्लेस करें ना। ये कौन सा तरीका कि वो चले गए, आपने 7 कर दिए, फिर 2 को आपने खुद हटा दिया, उसको आप 5 कर दिया। आपने कोई ऑर्डर शीट लिखी कि जी पहले मैंने 9 का बनाया था, अब मैं इसको 5 का बना रहा हूँ फॉर सो एंड सो रीजन। फिर उस 5 में भी आपके अब 2 और चले गए। फिर आपने एक लॉ अभी बना नहीं था, उस पे दोबारा से आपने 8 मेंबर एक बेंच बनाया, उससे फिर सो मोटो ले ले। तो आप कंसिस्टेंटली कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो लॉ में मौजूद ही नहीं है, जिनका सिरे से कोई बेस ही नहीं है। दैट इज गिविंग द गवर्नमेंट सम रूम टू प्ले। सेकंड, एक और चीज जी, ये है कल के दुश्मन और आज के दोस्त चेंज हो गए हैं। कल तक यही काजी फायजीसा हैं और इनके खिलाफ पूरी एस्टेब्लिशमेंट पड़ी हुई थी। आज वो दुआ कर रहे होंगे कि वो थोड़ी देर के लिए चीफ जस्टिस बन जाए कि ये मसला खत्म हो, ये जो अभी इलेक्शन का हमारे सर पे आया हुआ है। अब उनके जहन में ये उम्मीद है कि शायद ऐसा हो, शायद। तो इसलिए आपने नोट किया हो, तो अभी ये भी कहने को मिल रहा है कि ऑनरेबल जस्टिस फायजीसा को ये भी बताया जाता है उनकी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, थिंग्स लाइक दैट, कि बड़ी मोहब्बतें शो हो रही हैं। तो ये चीजें टेबल टर्न एट एनी टाइम।
जहां तक बात है इमरान खान की, इमरान खान विल गो टू एनी लेंथ्स टू गेट व्हाटएवर ही वांट्स, क्योंकि उन्होंने तो ये असेंबली इसलिए तोड़ी थी कि नेशनल असेंबली पे भी प्रेशर पड़े, सब कुछ निजाम वो हो जाए और सारे के सारे इलेक्शन दोबारा हों, जो कि नहीं हो रहे। जी, वो हिकमत अमली तो भी कामयाब नहीं हो रही, लेकिन ये कि मैं अब आप सबसे, चूंकि प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हो रहा है, तो मैं इसार साहब मुझे जरा ये बताइए कि ये पहले भी हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, तो अभी अगर ये मामला, ये इलेक्शंस आगे होते हैं, मुज़ाकरात भी फेल होते हैं, तो फिर खान साहब क्या करेंगे, ये थोड़ा बताइए ना। वो तो देखें इस वक्त बड़े वो पॉपुलैरिटी की वेव पे राइड कर रहे हैं। मेरे ना एक दोस्त को उसकी माँ ने दुआ दी कि तो अल्लाह तेरे चारे पासे गड्डियां ही गड्डियां हैं। वो बेचारा ट्रैफिक में कांस्टेबल लग गया। तो खां खां साहब को भी मेरे ख्याल है उनकी वालदा ने दुआ दी थी कि तू हमेशा अवाम में गिरा रहेगा। वो बेचारे मुझे लगता है वो हमेशा सड़कों पे ही रहेंगे और इसी तरह धरने, जलसे, जुलूस, अब ये उनका मुकद्दर है। या तो पाकिस्तान में कोई मौजूदा और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने वापसी का कर ले और सियासी कुव्वतें बाहर आ जाएं, तो फिर तो सिचुएशन बदल सकती है। और अगर पाकिस्तान की तकदीर के फैसले इदारों नहीं करने, तो मुझे तो अब ये नजर आ रहा है कि इमरान खान की अगली बारी फिलहाल मुमकिन नहीं है। जिस तरह पेड इंटर्नशिप में बिलावल को तैयार किया जा रहा है और उसको जनाब अली इतनी कीमती पेड इंटर्नशिप किसी को आज तक नहीं मिली जिसमें वो सीखे भी और खर्चा भी दूसरे का हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर मुकाबला मरियम और बिलावल में होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा इनकलाब आ जाए, कोई ऐसा कोई मुआवजा हो जाए जिसमें सियासी और जमहूरी कुव्वतों को खुद फैसले करने का मौका मिल जाए, तो फिर इमरान को कुछ शायद मिल जाए। अदरवाइज मुझे तो कुछ नजर नहीं आता इमरान का। जी बिल्कुल, ये बड़ी, जी अवैस जी प्लीज। मैं सब ये कहना चाहता था कि एस्टेब्लिशमेंट को और पीडीएम को ये समझना चाहिए कि इमरान खान इज नॉट द इशू इज योर कॉम्पिटेंस। अब मैं आपको बताऊं, ये कुरम एजेंसी में कल 7 मारे गए, तो वर्ल्ड लेवल पे ये बड़ी बैड इमेज लेके जाती हैं चीजें। दूसरी बात, ये जो आपकी इसहाक डार साहब की बात की सर ने, मैं आपको उनकी इनकॉम्पिटेंस की छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने सोचा कि जी खजाना भरना है तो सिगरेट की डब्बी जो 250 रुपए की होती थी उसको 500 की कर दिया। अब हम ले रहे हैं 500 की, चाहिए तो ये कि 250 रुपए हुकूमत की जेब में जाएं, ये जा रहे हैं जखीरा अंदोजों की जेब में। अभी तक वही 250 वाली डब्बियां बिक रही हैं, अभी तक वो 500 वाली डब्बी मार्केट में आई नहीं है। तो ये हकीम साहब से जान छुड़ाएं, खुदा का वास्ता है कि कॉम्पिटेंट लोग लाएं, ये इंटर्नशिप्स वगैरह खत्म करें। वी डोंट हैव एनी टाइम लेफ्ट। ये जी सारे पैसे लगता है इन्होंने चर्सियों से पूरे कर लिए। वो भी इनकी जेब में नहीं जा रहे हैं ना सर। अच्छा जी, इमरान मैंने तो 500 का सिगरेट का पैकेट होने के बाद सिगरेट पीने ही छोड़ दी। बहुत अच्छी बात है ये तो, इसीलिए तो ये कीमत बढ़ी है ताकि आपकी सेहत जो है वो इम्प्रूव करे इमरान भाई। पेट्रोल भी इसीलिए महंगा हो रहा है कि पैदल चले ताकि आपके फेफड़े मजबूत हो। अच्छा जी, हमारे अब शो का वक्त खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि ये जैसे राना साहब ने कहा कि सियासतदानों को नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए। अगर ये आपस में बातचीत करके जमहूरियत की गाड़ी को डिरेल करते हैं, इसका नुकसान इमरान खान को तो होगा, शॉर्ट टर्म में दोबारा नहीं आएगा। सबसे ज्यादा नुकसान इन पार्टियों को होगा, शरीफ खानदान को, जरदारी भुट्टो खानदान को। और ये एक पाकिस्तान के अवाम के लिए जमहूरियत के सफर को अब डिरेल करेंगे। किसी भी सूरत इलेक्शंस जो हैं वो आगे नहीं होने चाहिए, अक्टूबर में हो जाए, इमरान खान मान जाए, सब सितंबर में कर लें। ये मुल्क में क्राइसिस नहीं बनना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है मुर्तजा सोलंकी साहब, जो कि आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे 2-3 रोज से, क्योंकि ये गोवा में सिफारतकारी के जो फराइज हैं वो अंजाम दे रहे हैं। जी सोलंकी साहब, ये बताइए क्या अपडेट्स हैं। बिलावल भुट्टो ने तो कहा है कि हिंदुस्तान के ऊपर अब मुनसर है कि अमन के मुज़ाकरात हो सकते हैं आगे कि नहीं। आप क्या क्या कहेंगे। आपने उनकी उनकी स्पीच होनी भी होगी बिलावल की। जी, ये एक पाकिस्तान का जो वजारत खारजा का जो एक रिवायती मौक़िफ़ है उसी को उन्होंने दोहराया है, जो कि 5 अगस्त 2019 के वाक़यात के बाद है। लेकिन आप और हमारे जो नाज़रीन हैं वो समझते हैं कि हम बैक वक्त बहुत सारी बातें करते हैं और जो सच है उसको बीच में से खुरच के हमें निकालना पड़ता है।
तो ये सारा मौक़िफ़ तो है, लेकिन ये हकीकत कि कल रात जो अशाइया था उसमें बिलावल सबसे आखिर में पहुंचे, और जब वो आए तो वजीर खारजा जो है यहाँ के भारत के, वो खड़े होके उन्होंने उनका मुसाफिया किया, वो उनके टेबल पर बैठे, उनकी गपशप लगी, लेकिन कोई तस्वीर और वीडियो जारी नहीं हुई। तो ये जाहिर करता है कि ये हम बातें करते रहेंगे जी, हमारा उसूली मौक़िफ़ ये है। भारत जो है वो, आज उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की, बिलावल ने कहा कि जी दहशत गर्दी के बयानिए को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो जिस चीज़ की बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि कोई फायरवर्क्स होंगे, कोई बदमज़गी होगी, इस तरह की कोई बात नहीं। बहुत ही एक अच्छा विजिट रहा है बिलावल का, और यहाँ पर किसी किस्म की कोई दुश्मनी वाला माहौल न मीडिया में नजर आया, जो जिस यहाँ पर जो लोग कवर करने के लिए आए हों। जाहिर है जो एक फ्रिंज एक्सट्रीमिस्ट जो मीडिया है वो दोनों मुल्कों में कोशिश करेगा, लेकिन मजमूई तौर पर ये एक बहुत ही अच्छा विजिट रहा है, और मुझे तवक्को है कि कुछ अच्छी चीजें इस विजिट के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के अंदर पैदा होंगी। बहुत अच्छी बात है ये तो। और ये बताइए कि मजीद आप ये समझते हैं कि जो यहाँ पर, चूंकि ये तो एससीओ का समिट था, तो यकीनन इसमें रीजनल मामलात भी ज़ेरे बहस आए होंगे, एक वो भी उस हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताइए कि किस तरह से, क्योंकि चीन और हिंदुस्तान की तो टेंशन्स का हमें पता ही है, और जबकि चीन हमारा बड़ा गहरा पार्टनर है, तो यहाँ पर वो क्या साइडलाइंस पर कोई बातचीत होती रही, उसके ऊपर भी कोई गुफ्तगू हुई कि इस खित्ते का क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, तमाम मुल्क अपने मफादात को सामने रखकर पॉलिसियां बनाते हैं, और जिस तरह तेजी से दुनिया बदल रही है, और ये एशिया की सदी कहा जा रहा है इसको, आप ये देखें कि एससीओ के जो ममालिक हैं वो तकरीबन समझ लें कि जो दुनिया की 40% आबादी है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, और चीन और भारत इस इलाके की सबसे बड़ी मईशतें हैं। तो उस हवाले से आपको नजर आएगा कि दुनिया भर में अब वो जिस तरीके से अमेरिका पर बहुत ज्यादा इन्हिसार होता था वो नहीं है। तो चीन के साथ भारत के आप देखें कि जंगें भी हो चुकी हैं, और कई दफा उनकी झड़पें भी हुई हैं, लेकिन आप उनकी तजारत देखें कि कहाँ जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जो इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसमें भारत और पाकिस्तान के जो बेहतर ताल्लुकात हैं उसको चीन भी अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि इस वजह से अगर चीन और भारत की जो तनाव है वो कम होता है तो भारत मुकम्मल तौर पर अमेरिकी कैंप में नहीं जाएगा। और इसी तरह से अगर भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो पाकिस्तान को पूरी तरह से अमेरिका पे इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा, और ये इस हिसाब से जो इलाकाई इस्तेहकाम है उसके लिए बहुत एक अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बावजूद इस बात के कि सर्द जंग मौजूद है, लेकिन ये जो इस खित्ते के जो अहम ममालिक हैं उनको समझ आ गई है कि हमें जो इलाकाई कनेक्टिविटी है, रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर ये पहले से रियलाइजेशन है कि जो तनाज़ात हैं वो हैं, लेकिन हम भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करेंगे, तिजारत को खोलेंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो बेहतर होगा। तो आज इस पर बात हुई है कि वो वक्त कब आएगा कि हम जो मुकम्मल सफारती ताल्लुकात हैं वो बहाल करें पाकिस्तान और भारत के दरमियान। जी बिल्कुल, उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये जो ताल्लुकात हैं ये सही तौर पर उस्तवार हों और कोई अमन का रास्ता निकले। सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आप सेफ ट्रेवल्स, और इंशाल्लाह आपसे हम दोबारा अपडेट लेंगे। आपकी और मेल मुलाकातें भी होनी है। अगले बार हमें ये बताइएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं गोवा और दिल्ली में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात और अमन की राहों के लिए। Thank you for joining us. बहुत शुक्रिया।
تو آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. انشاءاللہ ناظرین کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.